ओवरऑल बजट एक अच्छा बजट है, पूरा बैलेंस बजट है। सभी सेक्टर को कुछ ना कुछ बजट में दिया गया है। बहुत सारी अनाउंसमेंट है और मेरे को लगता है कि बहुत बैलेंस्ड तरीके का बजट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन वगैरह ऐसा देखा नहीं जा, तो कोई पॉपुलिस्ट मेजर अनाउंसमेंट नहीं थी, बट इट वाज अ बैलेंस अप्रोच दैट वाज अडॉप्टेड इन दिस बजट। अब उसमें एक इनकम टैक्स के फंड में देखा जाए तो इनकम टैक्स के फंड में कुछ अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट हुए हैं। बहुत सारे लिटिगेशंस और डिस्प्यूट्स कम करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम पार्ट 2 अनाउंस हो रही है। एक अच्छा मूव रहेगा। सैलरी टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की पिछले कईयों सालों से डिमांड चल रही थी वो बढ़ाने की, वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दी गई है। वैसे ही इनकम टैक्स में बहुत सारे पुराने केस ओपन अप होते थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले वो पावर 6 साल थे, 6 साल से बढ़ा के 3 साल करते करते उसका दायरा और बढ़ा दिया, 10 साल तक कर दिया गया था। इस बजट में वो कम करके उसको 5 साल की लिमिट रख दी गई है। ये एक बहुत अच्छा मेजर अनाउंसमेंट हुआ है। कैपिटल गेन टैक्सेशन में ऐसे लग रहा था कि 10% से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स का रेट बढ़ा के 15% कर दिया जाएगा या 20% कर दिया जाएगा। उसको नॉमिनल बढ़ाया गया, सिर्फ 12.5% पे लाया गया है। मेरे हिसाब से 12.5% फिर भी बैलेंस टैक्स रेट है और एक अच्छा टैक्स रेट है। बहुत ज़्यादा ना बढ़ा के अच्छा किया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स का रेट 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया, वो एक बड़ा इंक्रीज़ हुआ है, बट देन इट्स ओके। ऐसे नॉर्मल 30% का टैक्स रेट जाता है, ये 20% फिर भी नॉर्मल टैक्स रेट माना जाता है। टू दैट एक्सटेंट अच्छा है। ओवरऑल बजट देखा जाए तो एक अच्छा बजट था, बैलेंस बजट था। सभी सेक्टर्स को कुछ ना कुछ दिया गया और अच्छे अनाउंसमेंट हुई है। देखिए, साधारणतः ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार का पहला बजट बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा और लुभावने वाला नहीं रहेगा, मगर मोदी जी की सरकार का यह बजट आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने इतने सरल तरीके से पेश किया और ऐसा लगता है कि अध्ययन करके एक एक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ये बजट इन्होंने पेश किया है। इसमें इन्होंने युवाओं की तरफ भी ध्यान रखा, किसान की तरफ भी ध्यान रखा, महिलाओं की तरफ भी ध्यान रखा। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करके एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें। आज 5 करोड़ नए रोजगार की बात कर रही हैं। एमएसएमई को ब्याज कम ब्याज पे या उनको पैसे मिलते रहे उसके लिए काम कर रही है। स्ट्रेस एमएसएमई के लिए वो बोल रही है पुरानी बातें छोड़ो, सरकार की, केंद्र सरकार की गारंटी के ऊपर एमएसएमई को फर्दर पैसे मिलेगा। अभी क्या होता है, थोड़ा भी एमएसएमई का कम ज्यादा हुआ वो एनपीए करके उसको रोक के मार डालते। इन्होंने कहा नहीं, जैसे बड़ी इंडस्ट्री को आप आगे करते हो वैसे उसको आगे करो। किसानों की उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, उनको ऐसे कैसे बीज दिए जाए कि बारिश में और इसमें उसको तकलीफ ना हो। तो अगर किसान की उपज बढ़ जाएगी तो अपने आप बाजार में गति आने लगेगी, युवाओं को नौकरी मिलने लग जाएगी। इंटर्नशिप की भी बात की है सरकार, अपने आप इंडस्ट्री को और किसान को, इंडस्ट्री को और नौकरी करने वाले को पैसा दे दिए डायरेक्ट बेनिफिट में। और खास बात है कि वो पैसा जा रहा है ईपीएफ में। तो एक जो भी मजदूर आएगा वो अपने एम्प्लॉयर को बोलेगा मेरा ईपीएफ खाता खोल, यानी वो एक सिस्टम में आ जाएगा। ओव्हरऑल बजेट बहुतेक चांगलंच आहे. ज्यांना गव्हर्नमेंटला आता ईस्टर्न स्टेट्स जे होते त्यांचं केवळ फोकस केलेलं आहे गव्हर्नमेंटने. टॅक्सेशन सिस्टममध्ये काही चेंजेस केले आहे, पण सॅलरी एम्प्लॉईजला त्यांनी बेनिफिट दिलेला आहे आणि मच अवेटेड बेनिफिट आहे. आता जो 50,000चं स्टँडर्ड डिडक्शन त्यांनी 75,000चं केलं आहे तो खूप चांगला, मतलब मच अवेटेड होता. तर एक्सपेक्टेड 1 लाखापर्यंत होतं, पण 75 दिलं तरी चांगलं आहे. आणि टॅक्स स्लॅबमध्ये थोडंफार चेंजेस केलेले आहेत. आता त्याचा काय इफेक्ट येईल आपल्याला बघावं लागेल बजेटचं फाईन प्रिंट रीड करून. एक महाराष्ट्र आणि विदर्भ उद्योगाच्या दृष्टिकोनातून किती महत्त्वाचं वाटतं? महाराष्ट्र आणि विदर्भ आता सगळे स्टेट इंडियाचे आहे, त्याला चांगलंच होणार आहे बजेट. आणि एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा त्यांनी दिलेला आहे इव्हन सगळ्यांकरता की